दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जो कि इतनी खतरनाक थी कि सजा सुनाते वक्त जज साहब को भी नए कानून बनाने पड़े। आज की ये सच्ची कहानी हम प्यार से शुरू करेंगे और इसका अंत पागलपन तक पहुंच जाएगा। आसान भाषा में कहूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी तस्वीरें और फोटोज ना दिखाऊं जिसे देखने के बाद जो कम एज के बच्चे हैं वो डर जाएं। जिसने आंखें खोलकर कहानी देखनी है मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं रेकमेंड करना चाहता हूं आंखें बंद करके इस कहानी को देखें, क्योंकि हमारे बोलने का अंदाज ही कुछ इस तरह का है कि सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा। मैं गारंटी देता हूं अंत तक ये कहानी आपके सर पे चढ़कर नाचेगी। लेकिन आंखें बंद करने से पहले आज के कैरेक्टर्स के नाम और उनकी फोटोज देखते जाएं। ये है कैथरीन नाइट और ये भाई साहब हैं जॉन प्राइस, और इन दोनों का क्या रिश्ता था ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। क्लोज योर आइज। सन 1955 कैथरीन नाइट दुर्भाग्य से एक ऐसे घर में पैदा हुई जिस घर का माहौल काफी खराब और लड़ाई झगड़े वाला था, और उस घर में ना ही उसके शराबी माता पिता द्वारा बुरा बर्ताव किया जाता था, बल्कि उसके बड़े भाई बहन भी उसे बहुत परेशान किया करते थे। कैथरीन सिर्फ घर वालों से ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाले लोगों से भी परेशान रहती थी, क्योंकि सभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे। वहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी फैमिली को पसंद नहीं करता था। कैथरीन ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन में रहा करती थी जो कि न्यू साउथ वेल्स में मौजूद था, और उस इलाके में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के काम धंधे के बारे में सब पता था। कैथरीन का इस मुश्किल घड़ी में होने के बावजूद भी उसका ध्यान सिर्फ अपने सपनों और अच्छे भविष्य पर था। इस तनाव भरी जिंदगी में वो खुद को हिम्मत देती रहती थी। वो सोचती थी कि अभी के लिए तो शायद उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन एक दिन उसका भी एक खुशहाल परिवार होगा जिसमें वो एक जिम्मेवार माँ बनेगी और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी। वो अपने होने वाले बच्चों को वो सब देना चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिला। ये तो था इसका बचपन। अब चलते हैं इस कहानी के सेकंड चैप्टर पर, जहां से ये कहानी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जाएगी। जैसे जैसे कैथरीन बड़ी हुई वो अपनी उम्र के लड़कों के साथ मिलने जुलने लगी। काफी लड़कों के साथ डेट पर जाने के बाद भी उसका रिश्ता किसी एक के साथ भी टिक नहीं पाया, क्योंकि कैथरीन और उसके पार्टनर्स के बीच काफी तनाव पैदा हो जाते थे। फिर धीरे धीरे उनकी बातें लड़ाई झगड़ों में बदल जाती थी। फिर आगे चलकर कैथरीन का अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रिश्ता टूट जाया करता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि कैथरीन को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसे आखिर कैसा साथी चाहिए, या फिर वो अपने टाइप का साथी कहां पर ढूंढे, क्योंकि उसकी परवरिश काफी खराब हुई थी। इसीलिए कैथरीन का एक अच्छा पार्टनर ढूंढना बिल्कुल भी इजी नहीं था। लेकिन सन 1995 में जब कैथरीन 40 साल की हुई तब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अब उसे एक पार्टनर की जरूरत है। एक ऐसा पार्टनर जो कि सच्चा हो, लॉयल हो और वो उसे प्यार करे और वो भी आगे से उसे उतना ही प्यार दे। फिर उसी साल कैथरीन एक आदमी से मिली जो कि दिखने में कैथरीन को अपने पिछले पार्टनरों से काफी अलग लगा, और वो भी लगभग 40 साल का था, और इसी बंदे का नाम था जॉन प्राइस। और उसे कैथरीन के पास्ट के बारे में जानकर काफी दुख हुआ, जिसे देख कैथरीन को लगा कि जॉन को वाकई में मेरी काफी चिंता है, और जॉन का उसके प्रति इतना लगाव देखते हुए कैथरीन भी उसे चाहने लगी। जिसके बाद कैथरीन जॉन के साथ उसी के घर में रहने लगी जहां जॉन पहले से ही अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। कैथरीन को पहली बार यह एहसास हुआ कि अब उसकी लाइफ उसके मुताबिक बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है। अब कैथरीन को तो यही लग रहा था कि उसका जीवन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं टिका। इस रिश्ते की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई थी। जब दोनों मिले तो एक दूसरे से प्यार भी कर बैठे, लेकिन इन दोनों के रिलेशनशिप में आने के कुछ समय बाद धीरे धीरे इनका रिश्ता फीका पड़ने लगा, और ये तब हुआ जब कैथरीन उनकी शादी को लेकर जॉन से बात करने लगी। कैथरीन तो सच में शादी करना चाहती थी क्योंकि उसे सच में अपना परिवार चाहिए था, पर वहीं जॉन शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी पहली शादी टूट गई थी और वो फिर से इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए जॉन ने कैथरीन को कहा कि मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता हूँ, और इसी वजह के चलते कुछ समय बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई और वो एक दूसरे से दूर होने लगे। फिर आगे चलकर फरवरी सन 2000 में जब कैथरीन और जॉन एक दिन किचन में थे तो वहाँ उनकी शादी को लेकर काफी बहस हुई, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हाथापाई पर उतर आए, और इसी हाथापाई के दौरान कैथरीन के हाथ काउंटर पर पड़ा एक बड़ा सा चाकू लग गया, और लड़ाई के बीच कैथरीन से जॉन की छाती पर एक छोटा सा कट लग गया और लड़ाई वहीं खत्म हो गई। जिसके बाद जॉन ने कैथरीन को चिल्लाते हुए और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए
घर से बाहर जाने को कहा और कहा निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मेरे घर में पैर रखने की जुर्रत मत करना। अब वो समझ चुके थे कि उन दोनों के रिश्ते के बीच एक लाइन क्रॉस हो चुकी है। इट्स ओवर। अब ये चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। अब चलते हैं इस कहानी के तीसरे चैप्टर पर, और इस चैप्टर में आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कैथरीन और जॉन के हुए ब्रेकअप के कुछ हफ्ते बाद कैथरीन एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, जो कि जॉन के अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर था। वहां रहकर कैथरीन खुद को अकेला महसूस करने लग जाती है। उसे यह पता था कि उसका रिश्ता अब जॉन के साथ बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर भी वो जॉन के करीब आना चाहती थी, क्योंकि उसे अब उसका अकेलापन सता रहा था और उसे अपना परिवार भी चाहिए था। फिर उसके बाद कैथरीन जॉन के करीब जाने की तरकीबें सोचने लगी। कैथरीन को लगा कि जैसे वो पहले जॉन को प्यार से फुसलाकर समझा लेती थी और मना लेती थी, क्यों ना फिर से उसे अकेले में प्यार से समझाने की कोशिश की जाए। तो कैथरीन 29 फरवरी को जॉन के काम पर जाने का इंतजार करती है। उसके जाने के बाद वो उसके घर पहुंचती है और उसके घर का दरवाजा भी खोल लेती है, क्योंकि अभी भी जॉन के घर की एक चाबी कैथरीन के पास थी। तो वो दरवाजा खोल अंदर घुसती है, जहाँ उसे जॉन की तीनों बेटियां खेलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो वो उन तीनों बच्चियों को देखते ही हेलो बोलती है और उनसे कुछ देर बातें भी करती है। बातें करने के बाद कैथरीन उन बच्चों को उनकी देखभाल करने के लिए और एक रात उन्हें घर से बाहर रखने के लिए बेबी सीटर का अरेंजमेंट भी कर लेती है, ताकि वो एक रात जॉन के साथ अकेले में बिता सके। इसके कुछ पल बाद वो तीनों बच्चियां बेबी सीटर की कार में बैठकर चली जाती है और कैथरीन भी उन्हें वहां से गुड बाय बोलकर निकल जाती है, कुछ ड्रेसेस वगैरह खरीदने के लिए, जिसे वो पहन जॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसके बाद जब जॉन शाम को अपने घर वापस लौटा, तो वो आते ही देखता है कि उसकी तीनों बच्चियां वहां से गायब थी। लेकिन वहीं टेबल पर उसे एक नोट दिखाई देता है, जो कि कैथरीन ने उसके लिए लिखा था, और वो नोट उसकी बच्चियों के बारे में ही था। उस नोट में कैथरीन ने अपनी फीलिंग्स के बारे में भी जाहिर किया, जिसमें उसने कहा कि वो दोबारा उसके साथ रहना चाहती है और वो कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली है। लेकिन जॉन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि बिना उसकी इजाजत के कैथरीन कैसे उसके घर में घुस आई, और यही नहीं, कैसे कैथरीन ने जॉन को बिना बताए उसके बच्चों को कहीं और भेजने का फैसला लिया। ऐसा बर्ताव जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसके बाद जॉन अपनी फ्रिज से एक बियर निकालता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है, और वहां बैठा वो कैथरीन के आने का इंतजार करता है। लेकिन इस पॉइंट पर इस कहानी को कंटिन्यू करने से पहले हम इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके अगली सुबह पहुंचते हैं, जहां सुबह जॉन को 6 बजे अपने काम पर होना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। और जॉन की कंपनी को उसकी अहमियत पता थी, तो इसलिए कंपनी वालों ने उनके एक वर्कर को जॉन के घर भेजा, ताकि वो ये जान सके कि आज जॉन काम पर क्यों नहीं आया। तो वो बंदा जॉन के घर के बाहर पहुंच गया, जहां उसने देखा कि जॉन की कार तो यहीं पार्क है, तो इसका मतलब जॉन भी घर में होगा। जिसके बाद वो बंदा दरवाजे को खटखटाते हुए जॉन को आवाज देने लगा, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं आया और ना ही अंदर से पैरों के चलने की आवाजें आ रही थी। जवाब ना मिलने पर उस एम्प्लॉय ने दरवाजे को फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार भी दरवाजे पर कोई नहीं आया। तो जवाब ना मिलने पर उस वर्कर ने वापस कंपनी में जाने की सोची, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगा तो उसकी नजर दरवाजे की दरार पर पड़ी, यानी घर की चौखट पर पड़ी, जहां उसने दरवाजे पर खून लगा हुआ देखा, जिसे देख उस वर्कर को जॉन की और भी चिंता होने लगी। तो उसने फिर से एक बार दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। जिसके बाद वो वर्कर जॉन के घर की साइड से होते हुए उसकी खिड़की के पास पहुंचा, जहां वो खिड़की पर जोर जोर से मारने लगा, ताकि जो अंदर जो कोई भी हो उसे पता चल जाए, या अगर कोई सोया हुआ हो तो वो उठ जाए। वो वर्कर ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसे संतुष्टि हो जाए कि जॉन ठीक भी है या नहीं। लेकिन उस वर्कर को घर में कोई नहीं दिखा, बिल्कुल सन्नाटा था। जिसके बाद वो वर्कर अपनी कार में बैठा और अपने ऑफिस जाने के लिए तेजी से रवाना हुआ, जहां उसने अपने बॉस को सारी सिचुएशन के बारे में बताया। जिसके बाद कंपनी ने पुलिस को यह सब कुछ बताने का फैसला लिया। उसके बाद पुलिस जॉन के घर करीब सुबह 8 बजे के आसपास पहुंची, तो पुलिस ने देखा कार यहीं पार्क्ड है और घर में बिल्कुल सन्नाटा है और कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। जब पुलिस ने सामने वाले दरवाजे को खटखटाया तो कोई नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने घर के पिछले वाले दरवाजे को चेक करने का सोचा, तो वो घर की दीवार के साथ साथ पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। अभी पुलिस आधे रास्ते ही पहुंची थी, तभी उन्होंने देखा कि गार्डन में घास के ऊपर एक खाने की प्लेट उल्टी पड़ी हुई थी, जिसमें ऑफ कोर्स खाना ही था, और वो घर की खिड़की के बिल्कुल पास पड़ी हुई थी, जिसे देख साफ साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने घर से इस प्लेट को बाहर की ओर फेंका था। पुलिस ने आगे बढ़ने से पहले उस खिड़की को चेक किया, लेकिन वो अंदर से लॉक थी। अब इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि जिसने भी उस प्लेट को
बाहर फेंका। उसने अंदर से खिड़की को बंद किया था। तो पुलिस खिड़की के शीशे पर सर रखकर अंदर की ओर झांकने लगे, लेकिन अंदर कोई नहीं था, ना जॉन और ना ही कोई और। लेकिन विंडो के बिल्कुल जस्ट आगे ही एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरह से बहुत ही लजीज दिखने वाले खाने से भरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पार्टी या फंक्शन के लिए खाना तैयार किया गया हो, लेकिन अभी तक उस खाने को किसी ने भी टच नहीं किया था। वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। फिर पुलिस ने सोचा कि ये खाना किसी के लिए भी बनाया गया हो, लेकिन खाने की एक प्लेट को बाहर फेंक देना, ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। फिर पुलिस वाले खिड़की से पीछे हटकर घर के बैकयार्ड की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्होंने पिछला दरवाजा खटखटाया, तो वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर आखिर में उन्होंने पिछला दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। पुलिस वालों की संख्या बताऊं तो वो सिर्फ 2 लोग ही थे, और जैसे ही उन 2 पुलिस वालों ने अंदर कदम रखा तो वो सीधा डाइनिंग रूम में पहुंच गए, जहां उनके लेफ्ट साइड में उस टेबल के ऊपर खाना सजाया हुआ पड़ा था। पुलिस ने वहीं खड़े जॉन को आवाज लगाई, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर वो आगे लिविंग रूम की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचे तो वहां चारों ओर खून ही खून था, और उसी लिविंग रूम के सामने, बिल्कुल सामने फ्रंट डोर था, और वो दरवाजा घर के अंदर सबसे पहले उसी लिविंग रूम में खुलता था। लेकिन उस दरवाजे के पास खून का स्विमिंग पूल बना पड़ा था। मतलब वहां इतना खून गिरा पड़ा था कि अगर कोई फ्रंट डोर से घर के अंदर आना चाहे तो उसे उस खून के ऊपर पैर रखकर ही घर के अंदर आना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में ये इमेजिन कर लीजिए कि वहां कितना ज्यादा खून पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने नोटिस किया कि वहां पड़े हुए इतने ढेर सारे खून से किसी की लाश को वहां से खींच कर ले जाया गया था, क्योंकि वहां घसीटने के निशान पड़े हुए थे, और वो खून के निशान लिविंग रूम में पड़े सोफे के बिल्कुल पीछे जा रहे थे। और उस वक्त पुलिस वाले सोफे के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। तो वो खून के निशानों को फॉलो करते हुए सोफे के पीछे गए, जहां उन्होंने देखा कि सोफे के पीछे कैथरीन नाइट्स की बॉडी जमीन पर नीचे पड़ी हुई थी। बॉडी को देखते ही पुलिस वाले एकदम से एक्शन में आ गए। फिर पुलिस वालों ने नीचे झुककर कैथरीन की पल्स चेक करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि पल्स अभी भी चल रही थी, लेकिन कैथरीन मौत के बिल्कुल करीब थी। तो उनमें से एक ऑफिसर कैथरीन के पास खड़ा हुआ और एम्बुलेंस को उसने कॉल कर दिया, और दूसरा ऑफिसर अपनी गन को बाहर निकालकर बिल्कुल एक्शन मोड में आ गया और घर की छानबीन करने लगा। तो वह लिविंग रूम को लांघते हुए दूसरे लिविंग रूम में पहुंच गया। वहां उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसके सामने एक पर्दा लटका हुआ था, जो कि उस रूम की दूसरी साइड के व्यू को ब्लॉक कर रहा था। फिर उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि वहां भी खून का पूल बना हुआ था। घर के फ्रंट डोर से लेकर उस रूम में उस पर्दे के पीछे तक लाश को घसीटने के निशान पड़े हुए थे, जहां पर ऑफिसर ने जॉन को फिर से आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई आवाज नहीं आई। फिर वो आसपास अच्छे से देखते हुए उस पर्दे के पास पहुंचा, जहां उसने अपने एक हाथ से, जिस हाथ में गन नहीं थी, उस हाथ से उस पर्दे को ऐसे हटाया, तो उसके पीछे कोई नहीं था, बस एक छोटी सी अलमारी थी। ऑफिसर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि घसीटने के निशान यहाँ पर आकर कहां गायब हो गए। और जब वो ये बात सोच रहा था तो उसे उसकी बाजू पर कुछ ठंडा महसूस हुआ, और जब उसने अपनी बाजू को देखा तो वहां खून लगा हुआ था। ऑफिसर को यह बात अच्छे से मालूम थी कि यह खून मेरा नहीं है और ना ही मेरे को चोट लगी है। तो वो ये सोचने लगा कि ये खून मेरी बाजू पर आया कहां से। तो वो डर के मारे वहां से पीछे हट गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि जिस पर्दे को उसने अपनी बाजू से हटाया था, असल में वो कोई पर्दा नहीं था। तो अब चलते हैं फ्लैशबैक में, यानी एक रात पहले, जहां लिविंग रूम में सोफे पर बैठा जॉन कैथरीन का वेट कर रहा था। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन कैथरीन का कोई आता पता नहीं था। लेकिन जॉन को काम पर सुबह जल्दी जाना होता है और वो काफी थक भी चुका था, इसलिए उसने आराम से सोने का फैसला लिया। तो जॉन अपने बेड पर जाकर सो गया। इसके 1 घंटे बाद कैथरीन वहां आ पहुंची और जॉन के रूम में चली गई। कैथरीन ने उस रात ब्लैक कलर की एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि उसने जॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही पहनी थी। हालांकि जॉन उस पर बहुत ही गुस्सा और नाराज था, लेकिन कैथरीन को इस रूप में देखते ही जॉन का गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, और उस रात उन्होंने कुछ पल अकेले में बिताए। फिर वो एक दूसरे की बाहों में सो गए। लेकिन कुछ समय बाद कैथरीन की नींद अचानक से खुल गई और बिना जॉन को डिस्टर्ब किए बेड से खड़ी हो गई, और वो जॉन को सोते हुए देख रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से कैथरीन को जॉन पर एकदम से घिन आई, यानी एकदम से उसे नापसंद करने लगी, नफरत करने लगी। कैथरीन को लगा कि
ये शख्स मेरा फायदा उठा रहा है। उसे लगा जॉन इसलिए मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता है। Women. और इसी बात का गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और उसने उसी वक्त तय किया कि मैं इस आदमी को ऐसा सबक सिखाऊंगी जो ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो वो धीरे से बेडरूम से बाहर निकली, कार में बैठी और अपने घर आ गई, जहां से उसने अपने काम करने के औजार उठा लिए। और जहां वो फुल टाइम काम करती थी वो जगह एक कसाई खाना यानी एक बुचर फैक्ट्री थी और वो वहां किल फ्लोर में काम करती थी, जहां जानवरों को सबसे पहले लाकर मारा जाता है, फिर उनका मीट तैयार किया जाता है। और कैथरीन का यही काम था जो कि उसे बखूबी आता था, यानी जानवरों को मारना और पीसेस में काट देना। और इस काम के लिए उसके पास औजारों की कोई कमी नहीं थी, तो उसने अपने घर से वो औजारों की किट उठाई जिसे कहा जाता है बुचर नाइफ्स, और वापस जॉन के घर आ पहुंची। घर आने के बाद वो सीधा किचन में चली गई और वहां उसने अपनी किट खोली जिसमें अलग अलग साइजेस के चक्कू थे, जिसमें से उसने एक चक्कू को बाहर निकाला और उसकी धार को चेक किया और सीधा जॉन के रूम में चली गई। और जब वो उसके रूम में पहुंची तो जॉन सीधा लेटा हुआ था। वह जॉन के ऊपर खड़ी हुई और उस चक्कू को जॉन के सीने में घोंप दिया। जॉन एकदम से उठ गया जिससे कैथरीन पीछे फर्श पर जा गिरी और जॉन अपने बेड से उठकर बाहर की ओर भागने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके सीने में चक्कू घुसा हुआ था लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, बस भागा ही जा रहा था और खून की मानो पिचकारियां निकल रही हो। और जैसे ही वो घर के फ्रंट डोर तक पहुंचा तो खून के ज्यादा बहने से इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसने अपनी बची खुची ताकत से घर का मेन दरवाजा खोल लिया था। जैसे ही उसने बाहर की ओर कदम बढ़ाया तो वो वहीं धड़म से नीचे गिर गया, दरवाजे के बीचों बीच। आधा शरीर घर के अंदर और आधा बाहर। खून से लथपथ अपने हाथों से उसने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लिया और खुद को घर से बाहर की ओर खींचने लगा। इसी कोशिश से वो खून का धब्बा वहां पर छूट गया था जो कि अगले दिन उसकी कंपनी के वर्कर ने वहां देखा था। और इस पॉइंट तक कैथरीन भी फर्श से खड़ी हुई और जॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। उसने जॉन की टांगों को पकड़ा और उसे घर के अंदर खींच लिया। खींचते हुए वो जॉन को घर के पीछे वाली साइड पर ले गए, फिर उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। जॉन को घसीटते हुए पीछे लाने के बाद वो उसके ऊपर चढ़कर एक के बाद एक चक्कू से वार करने लगे। कैथरीन ने जॉन पर कुल 36 बार उस चक्कू से हमला किया, फिर वो उसके मरने का इंतजार करने लगी। जब तक कैथरीन उसकी मौत का इंतजार कर रही थी तब तक वो किचन में जाकर बड़े से बर्तन में पानी को उबालने लगी, जिसके बाद डाइनिंग टेबल पर वो प्लेटें सजाने लगी। टेबल सजाने के बाद वो जॉन के पास वापस गई और तब तक वो मर चुका था और वो उसे घसीट कर पीछे वाले लिविंग रूम में ले गई। उसी लिविंग रूम में जहां ऑफिसर की बाजू पर खून लगा था, तो वो घसीटते हुए उस रूम की अलमीरा तक ले आई जहां उसने अपनी एक्सपर्ट स्किल्स के साथ, जो कि उसने फैक्ट्री में काम के दौरान सीखी थी, तो उसने अपनी इसी स्किल्स को यूज करके जॉन की त्वचा को उसकी गर्दन से लेकर एड़ी तक उधेड़ना स्टार्ट किया। वह इसमें इतनी माहिर थी कि उसने जॉन की चमड़ी को एक पीस में ही अलग कर दिया। फिर उसने जॉन की चमड़ी को उठाया और उसी रूम में अलमीरा के सामने टांग दिया। उसके बाद उसने जॉन की गर्दन को पकड़ा और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और जो पानी उबालने के लिए रखा था उसके अंदर उसे फेंक दिया, क्योंकि वो उसके सर का ग्रेवी मीट बनाना चाहती थी। फिर वो उसकी बची हुई लाश को घसीटते हुए किचन में ले आई, जहां उसने उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया और उन टुकड़ों से उसने अलग अलग डिशेस बनाई और डाइनिंग टेबल पर उन प्लेटों में डालकर सजा कर रख दिया, मानो जैसे कोई हाउस पार्टी होने वाली है। फिर उसने कुछ कागज उठाकर जॉन के तीनों बच्चों के नाम लिखकर एक एक प्लेट के ऊपर रख दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनके पिता को उन्हें ही खिलाना चाहती थी। फिर कैथरीन वहां अपनी चेयर पर बैठ गई, जहां उसने अपने लिए जॉन का भेजा बनाया हुआ था, यानी जॉन का दिमाग। फिर वो बैठकर जॉन के दिमाग को खाने लगी। फिर खाते खाते उसे लगा कि वो इसे पूरा खाने से बीमार हो सकती है, तो फिर उसने अपनी प्लेट को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब उसने मुड़कर पीछे टेबल की ओर देखा तो फिर जाकर उसे महसूस हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। उसे पछतावा होने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वो ये नहीं चाहती थी कि जो उसने किया उसके लिए उसे तंग होना पड़े या जेल जाना पड़े। तो फिर उसने अपनी जान लेने की यानी खुदकुशी करने की सोची। फिर वो बाथरूम में गई, वहां से नींद की गोलियों का डब्बा उठाया और लिविंग रूम में जाकर सारा डब्बा
कटक लिया, जिससे वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। और अगली सुबह जब मेडिकल टीम वहां पर पहुंची तो मेडिकल टीम कैथरीन को बचाने में कामयाब हुई, और जब उसने हॉस्पिटल में फुली रिकवरी कर ली तो उसे पुलिस द्वारा जॉन के कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यह बिल्कुल साफ था कि कत्ल उसी ने किया है, लेकिन उसने इस कत्ल की जिम्मेवारी नहीं ली, और जब उसका अदालत में ट्रायल हुआ तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जज साहब यहीं पर नहीं रुके। कोर्ट में बैठे उस जज ने कैथरीन के लिए, सिर्फ उसी के लिए एक नया कानून बनाया। जज ने उसकी फाइल पर साफ साफ लिखा, नेवर टू बी रिलीज्ड, यानी इसे कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी कारण हो। जेल के बाहर की हवा इसे बिल्कुल भी नसीब नहीं होगी, यानी अब उसके जेल से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। सजा के बाद जब उसे जेल में डाल दिया गया तो वो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली ऐसी औरत थी जिसे उम्र कैद की सजा हुई, वो भी बिना किसी रिहाई के। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो आज भी जिंदा है। ओवर एंड आउट। अगर आपके पास भी ओपिनियन है तो सोशल मीडिया और गली मोहल्ले में व्यर्थ ना करें। प्रोमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड कीजिए और 25 रुपए तक का वेलकम बोनस पाइए।